ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लिमिटेशन ऑफ द बोर मॉडल, बोर की 4 गलतियां। अब ये गलतियां किस वजह से होगी वो हम देखेंगे। द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर्स मॉडल, किस वजह से उसकी ये गलतियां, ये हम अभी देखेंगे। सी हियर रीजन फॉर अ फेलियर ऑफ द बोर मॉडल with the limitation of Bohr model for a hydrogen atom becoming transparent, attempts were made to develop a better and general model for atom. बोर मॉडल पहले क्या किया उसने, सपोज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन तैयार की उसने। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स ऐसा उसमें मराठी में बोला जाता है गृहित धरना, है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसने कंपेयर किया कि हाइड्रोजन आइटम ऐसा होगा हाइपोथेटिकली, या अदर एलिमेंट इस तरह से होंगे हाइपोथेटिकली। बट उससे अच्छा अगर उसने कंप्लीट मॉडल की स्टडी तैयार करके हमें बताया रहता तो वो फेल होता क्या, नहीं होता, है ना। उसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन अप्लाई की, सो दैट्स वाई थोड़ी उसकी गलतियां वहां पे आई। ओके, हाइपोथेटिकल गृहित धर के हमने सोचा कि हम दिल्ली में जाके पहुंच गए, तो ऐसा होता है क्या, हम यहाँ पे हैं बट हम दिल्ली में गए क्या, नहीं गए। तो दिस इज द हाइपोगृहित, हाँ ये ऐसा हो कर सकते, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या मैं एक करूंगा वो करूंगा, हम गृहित धर रहे खुद को, बट हम बन गए क्या, नहीं बने, नहीं बने। सो सी दिस वॉज द पॉसिबल बिकॉज टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक place after to the Bohr model was the postulate. सो क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए द पॉस्टुलेट बोर मॉडल की, हमने पॉस्टुलेट थ्योरी देखी थी। सो क्या उसके रीजन क्या थे, उसकी लिमिटेशन होने की वजह से 4 ड्रॉबैक्स उसके आए, 4 गलतियां उसकी ना होती तो क्या रीजन की वजह से उसकी गलतियां हुई। सी हियर द नेक्स्ट हम देखेंगे दिस डेवलपमेंट वियर, क्या डेवलपमेंट चाहिए थी बोर्स के एटॉमिक मॉडल में। सी डी ब्रॉगली प्रपोजल ऑफ द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हिल्बर्टिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने ये 2 प्रिंसिपल का अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यूज करना था, जो हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड द हिल्बर्टिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये अगर उसने अप्लाई किया रहता, वो कैलकुलेट करता तो उसे एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिल जाता। दिस इज दी फर्स्ट रीजन, वो उसने नहीं किया, दैट्स वाई वो फेल हुआ। ओके, in Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in a well-defined circular orbit about the nucleus. ओके, उसने बताया कि बोर मॉडल ने कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द डिफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिटल में वो मूव हो रहा है, राइट। उसने बताया ना यहाँ पे, सी हमारे ये डायग्राम में कि इस तरह से सन के अराउंड जैसे न्यूक्लियस के डिफाइनाइट सर्कुलर पाथ में ये रोटेट हो रहा है, राइट। डिफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, बताया हुआ कि न्यूक्लियस अंदर है, उसके अराउंड एक ऑर्बिटल है, KLMN शेल के हिसाब से वो रोटेट हो रहे हैं, हमने देखा था ना, उस तरह से वो वर्किंग कर रहा है। तो सी हियर यहाँ पे ऐसे पता चल जाएगा आपको KLMN के सी हियर, है ना, हमारा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, KLMN इस ऑर्बिट के हिसाब से वो रोटेट हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल, और शेल के हिसाब से के की वैल्यू KLMN, इस शेल के हिसाब से उसने डिफाइनेट उसका पोर्शन बताया, इस तरह से वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, हमें पता चला। सो आगे का उसने रीजन क्या है उसका फेलियर, कि हाँ इस तरह से वो रोटेट हो रहा है, इस तरह से वो प्रेजेंट है। ओके, वेल डन। सो हियर न्यूक्लियस इन द contrast to the de Broglie proposed in 1924 that matter should exhibit a dual behavior, that is both particle and wave like properties, but the structure of atom is behave like a dual है ना, 2 तरह के उसके बिहेवियर थे, 2 तरह के उसके बिहेवियर थे। तो he can't explain only one behavior, but he can't explain the second behavior, dual behavior he does not tell the Bohr model. सो दैट इज द बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक पार्टिकल्स, है ना, वेव नेचर में पार्टिकल्स रहते हैं, हमारे वेव नेचर पार्टिकल हमने नहीं पढ़े वहाँ पे क्योंकि वो हमारे रिड्यूस सिलेबस में गए। ओके, तो वो वेव नेचर पार्टिकल में पूरा डिटेल में हाउ मच फ्रिक्वेंसीज, हाउ मच रेडियस, हाउ टू वेव क्रिएटेड, कितने रेडिएशन में जाएंगे, ये सब पता चलता है। बट बोर्स मॉडल ऑल्सो इट नॉट एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज, हाउ टू ड्यूअल बिहेवियर नॉट एक्सप्लेन, तो मतलब उसका वेवलेंथ कितना होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कितनी होंगी, रेडियस कितना होगा, पूरा डिटेल में उसने हमें नहीं बताया। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन शुड हैव द मोमेंट PA प्रॉपर्टी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी नहीं बताई, एज वेल एज द वेवलेंथ।
प्रोटॉन एग्जैक्टली कितना है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आई नो, बट वेयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन, उसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ इज इंडिकेटेड एट द लैम्बडा, सी हियर वेवलेंथ का साइन इज इंडिकेटेड, ये आप फर्स्ट पेज में लिख लो, प्रोटॉन का तो आपको पता चला पी से इंडिकेट करता है, वेवलेंथ इज इंडिकेटेड एट द लैम्बडा, दिस इज द लैम्बडा। और प्रॉपर्टी ऑफ वेव, मतलब उसने एग्जैक्टली वेवलेंथ की प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें बताया नहीं, दिस इज द रीजन। अगर ये बता दिया रहता तो वो फेल नहीं होता, उसके ड्यूअल नेचर बता दिए रहते तो फेल होता क्या, नहीं होता। He gave the following reason between the lambda and the proton of a material, lambda and a wavelength, and the proton of a material particle is lambda is equal to h is called as the Planck's constant, m is called as the what mass of the structure of atom, v is the velocity and is equal to hp Planck's constant. Okay, wave particle wavelength. See here, b de Broglie, this is de Broglie equation. de Broglie prediction was confirmed by the diffraction experiment of wave property. इससे हम वेव प्रॉपर्टी का ना, यहाँ पे h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की मास एंड टोटल का वॉल्यूम वहां पे हमें पता चलता, वेलोसिटी पता चलती, तो ये उसने एक्सप्लेन किया क्या, नहीं एक्सप्लेन किया। दिस इज द सेकंड रीजन कि अगर ये एक्सप्लेन करता तो बोर्स मॉडल कभी भी फेल नहीं होता। ओके, दिस इज द सेकंड रीजन, ड्यूअल बिहेवियर बताता, अगर de Broglie इक्वेशन कंपेयर करके बताता तो वो फेल होता क्या, नहीं फेल होता। नेक्स्ट इज of its determination is law. In that case, the uncertainty of determination of the other property is very high. अगर उसने प्लांक्स कांस्टेंट इन दिस प्रॉपर्टी में अगर, तो उसकी अनसर्टेनिटी प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहती, वेरी हाई रहती, कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करता, और अनसर्टेनिटी प्रॉपर्टी क्या रहती है, हर एक आइटम की वेरी हाई रहती है। मैथमेटिकली हिस्बरिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस एज हिस्बरिंग। मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक एटम का, हर एक स्ट्रक्चर का कैसे मॉडिफिकेशन होता है, तो हिस्बरिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यूज सकते हैं, जहाँ पे डेल एक्स यानी एनी एलिमेंट, डेल दिस इज कॉल्ड एज, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, डेल चेंजेस ऑफ atoms, changes of del x means changes of number of the uncertainty position of atom into del px, px यानी proton, change of proton h into 4 pi is greater than equal to, okay, so ये del x is equal to p की वैल्यू क्या है, अभी हमें जस्ट पता है, c या p is equal to mv, so यहाँ पे put this in this equation, p is del x into multiply by del mv x, x है ना पोजीशन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता ना, x इज कंसिडर, v इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू h 4 पाई, सो सी हियर डेल x इज इक्वल टू और डेल v x इक्वल टू एम वी एक्स की वैल्यू और क्या है, v एम वॉल्यूम एंड वेलोसिटी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इट्स कंपेरेटिवली हम इसको लिख सकते हैं डेल v x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h 4 पाई, राइट। हियर डेल x इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल px और डेल vx इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। डेल एक्स यानी पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे क्या आइडेंटिफाई होता है, उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई होती है, ओके। और डेल पी एक्स और डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी मोमेंट, कहाँ पे मोमेंट हो रहा है, कौन से वेलोसिटी में, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, एक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ये पोजीशन पता चली कि 2 है 3 है 4 है, और कहाँ पे मोमेंट हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिटल में है, सेकेंड ऑर्बिटल में, थर्ड में है, ये उसकी मोमेंटम हमें यहाँ पे पता चलती है ना। डेल एक्स अगर यहाँ पे पी एक्स की जगह P3 आ गया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, हमें पता चलेंगे ज़्यादा कुछ है, प्रोटॉन्स है, तो ये कहाँ होंगे क्या होंगे, इससे हमें पता चलता है मोमेंटम। और फर्दर इम्प्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is that for an electron having certain energy one can only determine is its possibility at the particular point x around the nucleus। हमें इससे possibility पता चलती है as a hypothetical situation, this is also hypothetical situation but it's the possibility to I know about कि कितना अराउंड न्यूक्लियस में, पर्टिकुलर न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द रोटेट द न्यूक्लियस, okay। The Bohr's model describe the concentrically orbits as well as the definite path of the electron rotating about the nucleus and calculate energy of the electron occupying this orbital। अगर उसने परफेक्ट रोटेटिंग पाथ अगर बताया रहता और कैलकुलेट किया रहता इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, तो वो फेल होता क्या, नहीं होता। बोर मॉडल अज्यूम, ओनली अज्यूम किया उसने, सोचा, मतलब अज्यूम करना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अज्यूम किया उसने, सोचा दैट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम,
ये की पोजीशन और मोमेंटम क्या है, सिमिलर है, ऐसा उसने सोचा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसने क्रिएट की, दैट्स व्हाई वो क्या हुआ, फेल हुआ. ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. मतलब उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम इज नोन एज एग्जैक्टली सेम टाइम, कि विच रूल आउट बाय द हिजबर्टिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और हिजबर्टिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता चला कि वो बता रहे कि एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की सेम ही, मतलब इलेक्ट्रॉन एक है तो हाइड्रोजन का, हाँ, वो जो बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का रहेगा वही हाइड्रोजन का रहेगा. बट हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ओनली इलेक्ट्रॉन से बना नहीं है. न्यूक्लियस में उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, हम उसको ओनली इलेक्ट्रॉन से कंपेयर नहीं कर सकते. सो यहाँ पे अगर जब हमने हिजबर्टिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट किया तो वहां पे बोर मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया. अगर उसने ऐसा किया रहता, ये रीजन, इसका रीजन पता चला, अगर ऐसा किया रहता तो वो फेल होता क्या, नहीं होता. Hence, no attempt was made to extend to Bohr model to other atom. और उसने बस एक ही एटम को पकड़ लिया, एक ही एलिमेंट को पकड़ लिया, हाइड्रोजन को, उसने एक्सटेंड नहीं किया. चलो ये तो मैंने ऐसे सोचा, अगर मैं अनदर एलिमेंट का सोचूं तो क्या होगा, उसने एक्सटेंड किया क्या, दूसरे एटम को लेकर आया क्या, दूसरे एलिमेंट को लेकर आया क्या, नहीं. तो ये उसका नेक्स्ट रीजन हुआ जिसकी वजह से वो फेल हुआ, कि अगर उसने अनदर एलिमेंट का सोचा रहा तो शायद उसकी गलतियां उसे पकड़ में आ जाती. बट इसने सोचा क्या, नहीं सोचा. A different approaches to atomic model which will account for the particular duality of matter and will be consisting with the Hilberting uncertainty principle was required. जब हम किसी एटम को कैलकुलेट करें, डिफरेंट अप्रोच मॉडल हम बता रहे हैं उसका कि कैसे दिख रहा है एटम, मैटर कैसा है, उसका एलिमेंट कैसा है, उसके हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है, तो हमें उसका हिल्बर्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट करना इज मोर रिक्वायर्ड, जिससे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा डिटेल जान सकते कि वो कैसा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे है, उसकी मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका प्लांक्स कांस्टेंट कितनी वैल्यूज में आती है, ये सब हम उसमें कैलकुलेट करते, जिससे हम फेल नहीं होंगे. इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिल्बर्टिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट करना. वो फॉर्मूला हमने देखा था ना, राइट. दिस इज become a possible with the development of quantum mechanism. also possibility है कि अगर बोर्स ने क्वांटम मैकेनिज्म, जैसे हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, क्वांटम मैकेनिज्म के साथ भी उसका हेल्पफुल किया रहता, मदद किया रहता, उससे पढ़ता, उसको रिलेटेड करता स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ, तो वो पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें बता देता, एज अ हाइपोथेटिकली भी बता देता. अगर उसने ये कंपेयर किया रहता ना उसका डिटेल में, तो वो फेल नहीं होता. अगर ये सब उसने ड्रिबॉक इक्वेशन, हिल्बर्टिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिज्म, अदर एलिमेंट को कैलकुलेट करना, ना ही हाइड्रोजन को लेके तो अदर एलिमेंट का भी वो देखता, तो वो फेल नहीं होता. ये उसके सब रीजन है. अंडरस्टूड गाइज?